हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेज केमिस्ट्री। और चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर तक अपन ने अपना नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है SPI से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? SPI। ठीक है, अब यहाँ I का क्या मतलब होता है? I एक्चुअल में क्या होता है? I को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स भी अपन कहते हैं, इसको मिक्सिंग इंडेक्स भी बोलते हैं, और इसको डायरेक्शनल इंडेक्स भी अपन बोलते हैं। अब इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या वो अपन देखते हैं। जनरली जो I है वो किसी फॉर्मूले से रिलेटेड कहूँ या फिर मैं कहूँ परसेंटेज P और परसेंटेज S कैरेक्टर से रिलेटेड होता है। देखिए कैसे, I के लिए दो फॉर्मूले यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, दो फॉर्मूले मैंने लिख रखे हैं। एक होता है I इक्वल टू होता है P/S। P/S से मतलब P परसेंट कैरेक्टर अपॉन S परसेंट कैरेक्टर, या कहूँ परसेंटेज P कैरेक्टर अपॉन परसेंटेज S कैरेक्टर। ऐसे ही I का एक फॉर्मूला और होता है -1 अपॉन कोस थीटा। तो चाहे आप ये फॉर्मूला याद करो चाहे ये फॉर्मूला याद करो, दोनों एक ही बात है, दोनों याद है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों से अपना I की वैल्यू आ सकती है आसानी से। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इन दोनों फॉर्मूलों में, चाहे परसेंटेज P और परसेंटेज S कैरेक्टर रख के आप I की वैल्यू निकालो, या फिर आपके पास कोई बॉन्ड एंगल दिया हुआ है वो थीटा यहाँ पर रख के आप I निकालो। यहाँ से आपको I की दो टाइप्स की वैल्यूज अपने को जनरली मिलती हैं। एक अपने पास I की वैल्यू होती है इंटीजर वैल्यू, और एक अपने पास I की वैल्यू होती है नॉन इंटीजर वैल्यू। ठीक है, जब I की इंटीजर वैल्यू होती है, पूर्णांक में वैल्यूज होती हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, तो पूर्णांक में जो वैल्यूज होती हैं तो उसको अपन बोलते हैं आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही जब I की अपने को पास नॉन इंटीजर वैल्यू हो, जैसे कोई भिन्न में कोई वैल्यू आए या पॉइंट में कोई वैल्यूज आए, ठीक है, तब अपन उसको बोलते हैं नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन। ये अपन ने कल अपने देखा था, जैसे अपन ने कल H2O का एग्जाम्पल लिया था, और अपन ने लोन पेयर के अकॉर्डिंग भी अपन ने S और P का वो कैरेक्टर देखा था, जहाँ अपने पास 2.33 आया था। ऐसे अपन ने बॉन्ड के रेस्पेक्ट में भी अपन ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन, तो अपने पास कितना आया था? sp4 आया था। तो ये जो पावर्स हैं ये तो एक्चुअल में क्या है? I है। यहाँ I4 आया, यहाँ I लोन पेयर के रेस्पेक्ट में I की वैल्यू 2.33 आई, मतलब नॉन इंटीजर वैल्यू आई। और जबकि बॉन्ड के रेस्पेक्ट में जब अपन ने हाइब्रिडाइजेशन निकाला तब अपने पास I की वैल्यू कितनी आई? 4 आई थी। ठीक है, तो यही तो वो वैल्यूज़ हैं I की, जो इंटीजर भी हो सकती है और जो नॉन इंटीजर भी हो सकती है। अब यहाँ नॉन इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में कैसा? नॉन आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, और जबकि ये जो sp4 आया, यानी 4 के अपना एक पूर्णांक है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये जो अपना हाइब्रिडाइजेशन है कैसा है? आइडियल हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये था हाइब्रिडाइजेशन का पूरा कॉन्सेप्ट कि नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन क्या है और अपने पास आइडियल जो एब्सोल्यूट हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है। अब इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है, कैसे स्ट्रक्चर्स अपन निकालें, क्या करेंगे, वो सभी क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। अभी जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट जो है ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल की नीड क्यों पड़ रही है? मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था, मैंने आपको बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होता, और उन्हीं में मैंने आपको एक मोस्ट लिखवाया था ड्रैगोज कंपाउंड या ड्रैगोज रूल। ठीक है, अब देखते हैं अपन ड्रैगोज रूल या ड्रैगोज कंपाउंड्स क्या होते हैं और ड्रैगोज रूल क्या है। देखिएगा, इसका जो स्टेटमेंट है वो अपन देख रहे हैं। देखिएगा, लिखा गया द लोन पेयर ऑफ s ऑर्बिटल ऑफ ए सेंट्रल एटम, यानी जो सेंट्रल एटम यानी केंद्रीय परमाणु होती है, उसका जो s ऑर्बिटल में जो लोन पेयर्स होता है, ठीक है, वो भी कौन सा सेंट्रल एटम? जो कि बिलोंग करता हो 3rd 4th 5th और 6th पीरियड से। ठीक है, यानी 3rd 4th और 6th पीरियड के जो मेरे एटम्स होंगे, या जो कहूँ जो भी सेंट्रल एटम्स होंगे, और उनकी जो s ऑर्बिटल में जो लोन पेयर्स होंगे, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, यानी 3rd 4th 5th और 6th पीरियड के जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे, उनकी जो s ऑर्बिटल में जो लोन पेयर्स होंगे, या फिर जनरली कहूँ उनके जो लोन पेयर्स होंगे, आप ये मान लीजिए उनके जो लोन पेयर्स होते हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कब? इफ़, यदि द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, En मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज लेस देन 2.5। अगर उस सेंट्रल एटम से जुड़े हुए एटम्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो, 2.5 से अगर कम है, तब मैं कहूँगा कि वो जो सेंट्रल एटम्स होंगे 3rd 4th 5th 6th पीरियड वाले, उनके लोन पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन में वर्क नहीं करेंगे, या कहूँ वो कंपाउंड ही हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे। और उन्हीं कंपाउंड्स को अपन क्या बोलते हैं? ड्रैगोज कंपाउंड बोलते हैं। और यही रूल क्या कहलाता है? ड्रैगोज रूल। और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बॉन्ड एंगल्स निकालने में, बेसिक स्ट्रेंथ बताने में, परसेंटेज S कैरेक्टर बताने में, उन सभी में कॉन्सेप्ट एक लग रहा है, लेकिन वो सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर आपने ये सीख लिया, ये बात ड्रैगोज रूल सीख लिया,
तो नेट गेट के बहुत सारे क्वेश्चंस अपने जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से रिलेटेड होते हैं या बॉन्ड एंगल से रिलेटेड होते हैं वो काफ़ी इजीली अपने पास सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि 3rd, 4th, 5th और 6th पीरियड के जो भी एलिमेंट्स होंगे जो कि एक सेंट्रल एटम्स की तरह बिहेव करेंगे, उनके लोन पेयर्स हाइब्रिडाइजेशन में वर्क नहीं करेंगे। कब? जब उनसे जुड़े हुए जो सराउंडिंग एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी? 2.5 से कम होगी। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जनरली आपको पता भी होगा और मैंने थोड़ा लिख दिया है नॉलेज के लिए कि जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन जो होगी वो मेरी 2.5 होती है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन जो होगी वो 2.1 होती है। ये एक जनरल मैंने आइडिया से लिख दिया। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूँ कुछ इन मॉलिक्यूल्स की या इन कंपाउंड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, SH2, ACH2, TeH2, PS3 जिसको फॉस्फिन भी अपन बोलते हैं, BiS3, SbH3 और ASH3। इन सभी में आप देख रहे होंगे कि सल्फर है, सल्फर के पास भी लोन पेयर है। कुछ मैं जैसे इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाऊँ अगर आपके पास कुछ जैसे अपन ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करें SH2, देखिएगा SH2 की स्ट्रक्चर आपको आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको H2O की स्ट्रक्चर आती है तो SH2 की स्ट्रक्चर में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट नीचे तो क्या आता है? सल्फर आता है। तो फ़र्क तो कुछ पड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ इस टाइप की अपने पास क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसी H2O की होती है वैसे SH2 की, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे तो आता है सल्फर। ठीक है, अब मैंने इसको ड्रैगोस कंपाउंड में क्यों शामिल किया गया? क्यों इसको ड्रैगोस कंपाउंड में शामिल किया गया वो देखिएगा। देखिए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, जो कि सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, सेकंड नंबर पर। अब उसके जस्ट नीचे जो सल्फर आता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? थोड़ी कम होगी। ऑक्सीजन से तो थोड़ी कम ही होगी, क्योंकि अपन क्या करते हैं, एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अप टू डाउन आते हैं, तो क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी यहाँ पर सल्फर की, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की तुलना में अब भी बहुत ज़्यादा है। अब भी क्या है? बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पहली बात। अब आपने देख लिया ये सल्फर तो मेरा सेंट्रल एटम है, और ये सल्फर मेरा सेंट्रल एटम है। ये कौन से पीरियड से आता है? सल्फर मेरा आता है 3rd पीरियड से, तभी वो पीरियड लिखवाए गए हैं। 3rd पीरियड से क्या आता है? मेरा सल्फर एटम आता है। अब सेंट्रल एटम तो अपना 3rd पीरियड से आ गया। अब अपने को देखना है इससे जुड़े हुए सराउंडिंग जो एटम्स हैं वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम है या नहीं है। और मैंने यहाँ लिखा भी दिया है, जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है। मतलब 2.5 तो रूल में है अपने पास। 2.5 से अगर कम हो, लेस देन 2.5, तब अपन क्या करते हैं? उसको ड्रैगोस कंपाउंड मानते हैं। तो यहाँ जो है हाइड्रोजन से इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1 है। 2.5 से तो कम ही है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। सेंट्रल एटम भी 3rd पीरियड का आ गया, और जो सराउंडिंग जो एटम्स हैं या कहूँ इससे अटैच जो एटम्स हैं, सेंट्रल एटम से जो अटैच एटम है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 है, यानी कहूँ 2.5 से कम है। इसका मतलब मेरा क्या है? SH2 जो है वो मेरा क्या है? ड्रैगोस कंपाउंड है, और ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। ये जितने भी एटम्स हैं ये क्या करते हैं? कोई हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, और इनका जो बॉन्ड एंगल जनरली बताया गया 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि इनके जब लोन पेयर ही हाइब्रिडाइजेशन में वर्क नहीं करेंगे तो इन लोन पेयर रिपल्शन भी नहीं होगा, और ये जो बीच में जो एक बेंट टाइप स्ट्रक्चर जो अपन H2 में बनाते थे, बेंट टाइप स्ट्रक्चर, वो भी अपनी नहीं बनेगी। क्योंकि जब लोन पेयर रिपल्शन ही नहीं होगा, लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन ही शो नहीं करेंगे यहाँ SH2 में, तो फिर रिपल्शन भी कहाँ से होगा? रिपल्शन नहीं होगा तो ये एक बेंट टाइप स्ट्रक्चर भी नहीं बनेगी। आई बात समझ में? तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर जितने भी एटम्स हैं या जो मॉलिक्यूल्स हैं सभी का बॉन्ड एंगल क्या है? लगभग अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है। किसी का 94 भी होता है, जैसे इसका 94 होता है PH3 का, लेकिन एक अप्रॉक्स अपन मान के चलते हैं कि अप्रॉक्स 90 के समथिंग इनका होता है बॉन्ड एंगल। और ये कोई भी मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते इसका मतलब ड्रैगोस कंपाउंड है। ठीक है, तो इनमें परसेंटेज S कैरेक्टर हो या परसेंटेज P कैरेक्टर हो, क्या होता है? एकदम प्योर होता है। होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जब हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स में, उन एटम्स में क्या होगा? प्योर या तो S% कैरेक्टर या प्योर ही P% कैरेक्टर होता है। सीधी सी बात है, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन में आ जाएंगे तब तो क्या होती है, जैसे मैं कहूँ एक तो S ऑर्बिटल ही है, तो S ऑर्बिटल तो मैं कह सकता हूँ कि 100% S कैरेक्टर रख रही है, लेकिन यही जब S किसी P के साथ मिक्स हो जाती है तो क्या यहाँ पर अपन परसेंटेज S कैरेक्टर बोल सकते हैं क्या 100% है? नहीं, यहाँ कितने हो जाते हैं? 50% S हो जाते हैं, और 50% ही क्या है अपने पास? P कैरेक्टर आ जाते हैं। तो जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा परसेंटेज S कैरेक्टर परसेंटेज P कैरेक्टर से क्या घटने लगते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं में वेरिएशन आता है जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तब उतने परसेंटेज S और परसेंटेज P कैरेक्टर नहीं रह पाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ जो परसेंटेज S है या परसेंटेज P है
वो क्या है, वो है अपने 100% होते हैं, प्योर होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल देख सकते हो, जैसे मैं बात करूँ pH3 की, अब वही बात आ जाती है, अमोनिया तो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है लेकिन pH3 शो नहीं करता है, क्योंकि pH3 भी अपना क्या है, ड्रैगोज कंपाउंड है। pH3 भी अपना क्या है, ड्रैगोज कंपाउंड। और pH3 को जो अपन ने स्टार्टिंग में भी ऑब्जर्व किया था, जब अपन ने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था, तभी मैंने आपको pH3 के बारे में एक अलग कॉन्सेप्ट बताया था कि क्यों ये हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करता है, ठीक है, वो भी अपन ने देखा था। वैसे भी यहाँ पे देख लेते हैं pH3 के बारे में। जनरली pH3 कुछ इस टाइप का होना चाहिए था। अब जैसी अमोनिया की स्ट्रक्चर वैसी pH3 की भी होनी चाहिए थी, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की जस्ट नीचे तो क्या आता है, फॉस्फोरस। आई बात समझ में। लेकिन फिर भी क्या है, ये ड्रैगोज कंपाउंड है, ये हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। अमोनिया शो करता है, अमोनिया तो हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, लेकिन क्या है, pH3 शो नहीं करता है। उसका रीज़न क्या है, ये ड्रैगोज कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब बात क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस मेरा क्या है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, और इससे जुड़े हुए जो सराउंडिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.5 से कम है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ही तो है और हाइड्रोजन की तो 2.1 है, ठीक है। इसका मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो मेरा pH3 है वो क्या है, ड्रैगोज कंपाउंड है, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा किसी भी हालत में। ऐसे आप बाकी के एटम्स भी या मॉलिक्यूल्स को भी आप देख सकते हो, ठीक है। और भी मॉलिक्यूल्स हैं, यही कोई फिक्स नहीं, इनको रटना नहीं है आपको, एक चीज़ रटने के लिए नहीं है, ये चीज़ समझने के लिए। तभी मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाया कि अगर आप ये चीज़ समझो ना कि रटो, ठीक है, क्योंकि और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ड्रैगोज के, जो अब मैंने यहाँ नहीं लिखवाए और आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आएंगे, तो कितना रटोगे आप, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो कि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको पहचानना आना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ पीरियड के हैं, तथा उनसे जुड़े हुए जो सराउंडिंग एटम्स हैं, उनसे अटैच जो एटम्स हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम हो। ये एटम्स तो हैं ही, और भी हैं अपने पास, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात, ड्रैगोज जो कंपाउंड होते हैं उनका जो बॉन्ड एंगल होता है, ड्रैगोज कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो लेस देन क्या होता है, लेस देन होता है नॉन ड्रैगोज कंपाउंड के बॉन्ड एंगल से। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखनी है। इस पर अभी अपन आगे क्वेश्चन भी करेंगे, तब आपको खुद से माइंड में आना चाहिए कि कौन से ड्रैगोज कंपाउंड और कौन से नहीं, वो अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। ड्रैगोज कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन होता है नॉन ड्रैगोज कंपाउंड से के बॉन्ड एंगल से। नॉन ड्रैगोज मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन शो करें, सीधी सी बात है। ड्रैगोज कंपाउंड कौन से हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करें, डू नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो नॉन ड्रैगोज कौन से हो गए, जो ड्रैगोज नहीं है, और जो ड्रैगोज नहीं है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, ठीक है। अब इसी ड्रैगोज कंपाउंड के बेसिस पर अपन एक क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ, वो एक आप नोट कर लेना, ठीक है। काफ़ी आगे तक अपने पास वो हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। वो चीज़ क्या है, आप स्टार करके लिख लीजिएगा। जो मेरे परसेंटेज एस कैरेक्टर हैं, परसेंटेज एस कैरेक्टर हैं, वो समानुपाती होते हैं या कहूँ प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, बॉन्ड स्ट्रेंथ के, ठीक है। ये कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल होंगे बॉन्ड एनर्जी के भी, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ऐसे मैं कह सकता हूँ प्रोपोर्शनल किसके होंगे, देखिएगा ये इसके समानुपाती है, ये इसके भी समानुपाती है, ठीक है। तो ये आपस में भी समानुपाती है, सीधी सी बात है, ठीक है। कि जितनी ज़्यादा किसी बंध की एनर्जी होगी उस बंध में उतनी ज़्यादा उस बंध की सामर्थ्य होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, बंध की ताकत उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक ही बात है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कहूँ या बॉन्ड एनर्जी कहूँ, एक ही बात है। किसी बंध की सामर्थ्य है बॉन्ड स्ट्रेंथ, या उस बंध की एनर्जी, उस बॉन्ड की एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, दोनों सिमिलर ही तो बात है, एक ही तो बात है। अब बॉन्ड एनर्जी किसी बॉन्ड की ज़्यादा है तो मैं कह सकता हूँ उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी, सीधी सी बात है। भाई किन्हीं दो एटम्स के बीच में अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पास पास आ रहे हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा पास पास है, तभी तो क्या है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है। अगर किन्हीं दो एटम्स के बीच में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बंधों के बीच में लंबाई ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, उनमें अट्रैक्शन कम है, उनमें आकर्षण कम है, या कहूँ उस बंध की एनर्जी कम है, बंध सामर्थ्य भी उसकी कम है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते ही आ रहे हो। जितने ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे उतने ही कम मेरी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ। और ये कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा। क्यों यूज़फुल है, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब अपन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब अपन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वगैरह जो सारी चीज़ें अपन सीखने के बाद अपन एसिड और बेस कैरेक्टर पर जब अपन आएंगे कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अपन कैसे एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर देखें,
तब ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है क्वेश्चंस में कि परसेंटेज एज कैरेक्टर जितने ज़्यादा होंगे बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिक स्ट्रेंथ के। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। मेरे बेसिक स्ट्रेंथ अगर बढ़ रही है तो मेरा परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सपोज कहीं बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ने से परसेंटेज एज कैरेक्टर कम हो रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ने से मेरा क्या होगा, परसेंटेज एज कैरेक्टर भी बढ़ेगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा एसिडिक है उतना ही कम बेसिक होगा, या कहूँ कोई भी मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ही कम क्या होगा, एसिडिक होगा। ये बात तो सिंपल सी है, पढ़ते आ रहे हैं अपन, ठीक है। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आपने ध्यान में रख ली तो अपने आगे आने वाले बहुत से क्वेश्चन आसानी से अपन सॉल्व कर सकते हैं कि परसेंटेज एज कैरेक्टर जितने ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ही ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी, उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जितने ज़्यादा परसेंटेज एज कैरेक्टर, उस बॉन्ड की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी, उस मॉलिक्यूल की जो बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतनी ही कम होगी। और जितने ज़्यादा परसेंटेज एज कैरेक्टर होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही ज़्यादा होगी, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, H+ डोनेट का काम करेगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब अपन करते हैं अपने क्वेश्चंस इन्हीं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और रहेगी मिस, आप ध्यान रखिएगा, एक चीज़ और मेंशन कर लीजिएगा। अगर बॉन्ड लेंथ या कहूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ समानुपाती है परसेंटेज एज कैरेक्टर, या कहूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है तो परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, एक चीज़ और मेंशन कर लीजिएगा, बॉन्ड एंगल भी, ठीक है। जितना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतने ज़्यादा परसेंटेज एज कैरेक्टर होंगे। यहाँ से देख सकते हो, ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं MOT वगैरह में। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा, अगर बॉन्ड एंगल ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी। अगर सपोज ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बॉन्ड एंगल के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। एक परसेंटेज एज कैरेक्टर सीखने से ही अपनी कितनी चीज़ें और सोल्व हो जाती हैं। आज क्वेश्चंस जो पूछते हैं जनरली यहाँ से ऐसे पूछते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ बताइए इन कंपाउंड्स में किसकी ज़्यादा है, ऑर्डर सेट कीजिए, बॉन्ड एंगल बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए, बॉन्ड लेंथ बताइए, बॉन्ड एनर्जी बताइए, बॉन्ड स्ट्रेंथ बताइए। निकल के कहाँ से आ रहे हैं सारी चीज़ें, परसेंटेज एज कैरेक्टर से निकल के आ रहे हैं। परसेंटेज एज, परसेंटेज पी, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, ये सब हाइब्रिडाइजेशन से निकल के आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हाइब्रिडाइजेशन में जो भी यूज़ हो रही है नहीं हो रही, वो अपने आगे तक काम में आएंगी, परसेंटेज एज कैरेक्टर निकालने में और इन सभी में भी, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 क्वेश्चंस करते हैं, देन अपन अपना जो यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन है वो सारा टोटली कंप्लीट हो जाएगा। देन मैं आपको पढ़ाऊँगा बेंड रूल, बेंड रूल के एप्लीकेशन, और उसके बाद में जो मेरे 2 लेक्चर्स और आएंगे वहाँ अपन टोटली क्वेश्चंस करेंगे। जितना अपन पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग उतना सारा अपन क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी। तो चलिए अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपन, कुछ 1-2 क्वेश्चंस करते हैं अपने ड्रैगोस रूल के ऊपर बेस, या कुछ अपने हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो भी अपन ने लास्ट सीखा है। क्वेश्चन अपने पास, लुईस बेस स्ट्रेंथ बिटवीन, इन सभी जो अपने पास मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनके बीच में अपने को दिखाना है लुईस बेस स्ट्रेंथ। अब सबसे पहले वर्ड आ रहा है लुईस बेस। लुईस बेस का मतलब क्या होता है, लुईस बेस होते हैं, एक लुईस एसिड होते हैं, ठीक है। बेसिस के तीन टाइप्स की अपने पास थ्योरीज दी हुई होती हैं, जैसे आर्रेनियस की थ्योरी होती है, ब्राउनस्टेड की थ्योरी होती है, और ऐसे ही होती है एक लुईस की थ्योरी। लुईस की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर्स डोनेट करें, ठीक है, जो अन्य एटम्स को अपने लोन पेयर्स डोनेट करें। आपको पता है नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर होते हैं, फॉस्फोरस पे भी लोन पेयर हैं, ऑर्गेनिक पे भी लोन पेयर हैं, इसी टाइप इन सभी मॉलिक्यूल्स पर क्या है, लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब बात आती है लुईस बेस स्ट्रेंथ आपको बतानी है, यानी जो मॉलिक्यूल या कहूँ जो एटम लोन पेयर रख रहा है वो जितनी आसानी से लोन पेयर देगा दूसरे एटम्स को जहाँ नीड है, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसका बेसिक स्ट्रेंथ होगा। सीधी सी बात है, उतनी ही ज़्यादा उसकी क्षारीय क्षमता होगी। भाई अपना लोन पेयर जितना ज़्यादा डोनेट करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी क्षारीय क्षमता होगी, ठीक है। अब देखना है कि इन सभी मॉलिक्यूल्स में कौन सा मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर इजीली डोनेट करता है, ठीक है। अभी अभी अपन ने पीछे पढ़ा है जो अपनी बेसिक स्ट्रेंथ है वो परसेंटेज एज कैरेक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ से तो आप देख के नहीं बता सकते कि कौन सा डोनेट करेगा कौन सा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है, आप बता रहे हो बेसिक स्ट्रेंथ बता रहे हो, और बेसिक स्ट्रेंथ अभी अपन ने पीछे पढ़ा है कि परसेंटेज एज कैरेक्टर क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, पढ़ा अपन ने। यानी जितनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही कम परसेंटेज एज कैरेक्टर होगा।
यानी अपने को देखना है इनमें परसेंटेज एस कैरेक्टर, जिसका जितना ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होगा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी। ठीक है, आई बात समझ में। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर कैसे देखेंगे, वो आएगा अपना हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन, अमोनिया होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सिंपल पढ़ते आ रहे हैं अपन। ये अपने पास अमोनिया की स्ट्रक्चर है जनरली। ठीक है, ये लोन पेयर, और कल ही मैंने आपको बताया था आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ठीक है, नॉर्मली, या कहूँ आप ज्योमेट्री चेक कर लीजिए, ज्योमेट्री चेक करोगे तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर ऐड करोगे। बॉन्ड पेयर या कहूँ सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 तो है इसमें सिग्मा बॉन्ड और 1 है इसके पास लोन पेयर। ठीक है, टोटल हो गए 4, और जब 4 नंबर होता है तो उसके लिए ज्योमेट्री कितनी होती है, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रीज के लिए अपन क्या बोलते हैं, वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो यहाँ से अमोनिया की अपने पास क्या आ चुकी है, हाइब्रिडाइजेशन आ चुकी है sp3 की। अब अपन बात करते हैं बाकी इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत वैसे ही नहीं है, आपको पता है सेंट्रल एटम्स जो हैं वो सेकेंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये फोर्थ पीरियड का सेंट्रल एटम है, ये फिफ्थ पीरियड का और ये सिक्स्थ पीरियड का है। और इनसे जुड़े हुए एटम्स हैं हाइड्रोजन, और जिनकी इलेक्ट्रॉनेगेटिविटी क्या होती है, 2.5 से कम होती है। तो ये सभी मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या है, मेरे ड्रैगोज मॉलिक्यूल ही तो हैं। आई बात समझ में, यानी ये सभी कैसे मॉलिक्यूल हैं, मेरे ड्रैगोज मॉलिक्यूल हैं। और ड्रैगोज मॉलिक्यूल क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते। वो क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ही शो नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ भी बताया था आपको, जब हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेंगे तो वहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितने होते हैं, 100% होते हैं। परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होते हैं, 100% होते हैं। तो मतलब इन सभी मॉलिक्यूल्स में परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या है, 100% है। तो यहाँ कितने हैं, sp3 है, और sp3 के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर मैंने आपको निकालना बताया था। कैसे निकालोगे, आसानी से, खुद 1 है, s के ऊपर पावर 1 है, और टोटल पावर कितनी है, 1 s की और 3 p की, टोटल होगी पावर 4, और इसी को निकालोगे तो 0.25 आएगा, या कहूँ 25%। आई बात समझ में, ये क्या मेरे 25%, यानी यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर मेरे क्या हैं, सबसे कम है बाकी इन सभी की कंपेयर में। क्योंकि यहाँ परसेंटेज एस कैरेक्टर कितना है, 100% एस कैरेक्टर है, जबकि यहाँ कितना है, सिर्फ 25% एस कैरेक्टर है। यानी यहाँ सबसे कम परसेंटेज एस कैरेक्टर है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यानी ये इन सभी कंपाउंड्स की तुलना में सबसे ईजिली क्या देगा, लोन पेयर देगा। और ये सभी क्या है, नाइट्रोजन पीरियड के हाइड्राइड्स हैं। दिख रहा है ना आपको, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है, फॉस्फोरस से भी हाइड्रोजन अटैच है, तो एक ही ग्रुप के क्या है, हाइड्राइड्स हैं सारे। और इन सभी हाइड्राइड्स में जो नाइट्रोजन वाले हाइड्राइड होंगे, या कहूँ जो अमोनिया होगा, वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक कैरेक्टर रखता है। आई बात समझिए, क्योंकि इसका एस परसेंटेज कैरेक्टर क्या है, बहुत कम है। तो इसलिए जो अपन ऑर्डर यहाँ पे बताएंगे, वो ऑर्डर क्या हो जाएगा जनरली, वो ऑर्डर अपना हो जाएगा, अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखता है। ठीक है, देन मेरे जो बचे हुए हैं जितने भी एलिमेंट्स, इनका क्या हो जाएगा, ये सिमिलर रखें। क्यों, क्योंकि इन सभी में क्या है, परसेंटेज एस कैरेक्टर समान है, सब 100% एस कैरेक्टर रख रहे हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, pH3 लगभग बेसिक होता है ASH3 के, और ये सभी आपस में क्या होते हैं, लगभग इक्वल बेसिसिटी रखते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, और यही इस क्वेश्चन की क्या है, खासियत। आई बात समझ में, अमोनिया सबसे ज़्यादा बेसिक है, बाकी जितने भी हैं लगभग अप्रॉक्स बेसिसिटी वो रखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपना ऐसे सोल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन की, फाइंड लीस्ट बॉन्ड एंगल अमंग दीज मॉलिक्यूल्स। यानी जितने भी आपको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उनमें आप लीस्ट बॉन्ड एंगल, यानी सबसे कम बंद कोण वाला मॉलिक्यूल आपको देखना है। किसका सबसे कम बंद कोण होगा, ये आपको बताना है। तो आप चलिए देख के बताइए, किसका बंद कोण सबसे कम होगा, सोचिए और बताइए। करवा चुका हूँ मैं ये चीज़, आपको खुद के सोचने की ज़रूरत है, खुद का माइंड लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, चीज़ें पढ़ी हुई है यहाँ पे, मैं अब अप्लाई करने वाला हूँ, जो मैंने पढ़ा वही मैं अप्लाई करूँगा अभी यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार खुद से सोचिए कि यहाँ इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, सबसे लीस्ट बॉन्ड एंगल किस कंपाउंड का यहाँ पर होने वाला है। सोचिए और बताइए किस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल सबसे लीस्ट होगा, PCl3 का होगा, NH3 का होगा, PH3 का या OCl2 का होगा, ये आप बताइए। तो यहाँ आपको एक चीज़ देख के समझ में आ रही होगी, देखिएगा ये मेरा सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ एटम क्या है, क्लोरीन है। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ठीक है, क्या ड्रैगोज मॉलिक्यूल हो सकता है, उसके लिए अपन क्या चेक करेंगे, पहली चीज़ तो अपन चेक कर ली कि थर्ड पीरियड का है। ठीक है,
बाद में चेक करेंगे इसे अटैच्ड क्लोरीन्स की। क्लोरीन क्या होते हैं मेरे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं, 2.5 से ज़्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट फ्लोरीन के नीचे आता है और फ्लोरीन तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, 4 के लगभग रखता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जस्ट नीचे क्लोरीन है तो 4 से कम हो जाएगी, थोड़ी 3 पॉइंट के समथिंग हो जाएगी, लेकिन होगी तो 2.5 से ज़्यादा ही। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा मॉलिक्यूल है वो ड्रैगोज मॉलिक्यूल नहीं है। अमोनिया में अपन देख चुके हैं। अब अमोनिया में क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन मेरा 3rd पीरियड का नहीं है। हाइड्रोजन तो मेरे जो अटैच्ड है वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से कम रखते हैं, लेकिन नाइट्रोजन है वो मेरा कैसा है, 2nd पीरियड का एलिमेंट है। और जबकि ड्रैगोज रूल के लिए प्रॉपर्टी होनी है वो अपनी है 3rd पीरियड का होना चाहिए, 3rd 4th 5th 6th का, 2nd का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये भी ड्रैगोज मॉलिक्यूल क्या है, नहीं है। बात करते हैं OCl2 की। OCl2 भी मेरा क्या है, ड्रैगोज मॉलिक्यूल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है ये मेरा 2nd पीरियड का एलिमेंट है। इसका मतलब ये भी क्या है, मेरा ड्रैगोज मॉलिक्यूल नहीं है। PS3 अपना ड्रैगोज मॉलिक्यूल है, सेंट्रल एटम भी 3rd पीरियड का है और जो हाइड्रोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.5 से कम है। इसका मतलब क्या है, ये मेरा ड्रैगोज मॉलिक्यूल है, ये मेरा ड्रैगोज मॉलिक्यूल है। और मैंने आपको बताया था कि ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स से ड्रैगोज कंपाउंड का जो बॉन्ड एंगल होता है वो नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड एंगल से कम ही होता है। और अपने को पूछा भी क्या है, लिस्ट बॉन्ड एंगल पूछा, किसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, तो मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या है, मेरा सबसे कम, या कहूँ जो फॉस्फीन PS3 है ये मेरा सबसे कम बॉन्ड एंगल रखता है, क्योंकि बाकी सारे क्या हैं, नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये भी ड्रैगोज कंपाउंड नहीं है, मतलब नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल है, ये भी नॉन ड्रैगोज है और ये भी नॉन ड्रैगोज है, जबकि ये है मेरा ड्रैगोज। और जो ड्रैगोज होते हैं वो बॉन्ड एंगल कम रखते हैं नॉन ड्रैगोज से। इस टाइप से इस कॉन्सेप्ट पर बेस से क्वेश्चन था, और बाकी इस कॉन्सेप्ट पे अपन ने क्वेश्चन कर ही लिया है, ये बेसिक स्ट्रेंथ वाला। ऐसे ही क्वेश्चन अपन और भी करने वाले आगे, बॉन्ड एंगल बताने वाले, बेसिक स्ट्रेंथ वाले, परसेंटेज एज कैरेक्टर, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं अपने नेक्स्ट और फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे इनऑर्गेनिक के केमिकल बॉन्डिंग में, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं, डोंट वरी। और ये परसेंटेज एज कैरेक्टर यहीं सीख लो, ताकि जब अपन ऑर्गेनिक में एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पढ़ें एडवांस लेवल पर, तब आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अपन ना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ अपन बेंड रूल पढ़ेंगे, बेंड रूल की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और देन अपन करेंगे 2 लेक्चर्स में क्वेश्चन ही, टोटल क्वेश्चन ही करेंगे जो भी अपन ने अभी तक पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग या बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तब तक के लिए धन्यवाद।